थी, जिसका मुखिया राजन कहलाता था। राजा के कार्यों में सहायता के लिए सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं भी मौजूद थीं। तो उस समय की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था और गायों को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। कृषि का ज्ञान अभी प्रारंभिक अवस्था में ही था और व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय यानी बार्टर प्रणाली पर आधारित था। यह काल सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध था। संगीत, विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग और नृत्य जीवन का अभिन्न अंग थे। वेदों में मौजूद छंद और स्तुतियां उनकी काव्य प्रतिभा का प्रमाण हैं। शिक्षा मौखिक परंपरा पर आधारित थी। छात्र गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रहकर वेदों और अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे, जिसे श्रुति और स्मृति के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता था। इस काल का जीवन सरल, प्रकृति के निकट और धार्मिक था। समाज में कठोर विभाजन नहीं था और सबसे महत्वपूर्ण बात, नारी को भी शिक्षा प्राप्त करने का और यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। तो देवियों और सज्जनों, यह थी प्रारंभिक वैदिक काल की एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक यात्रा। हमने देखा कि किस तरह एक सरल और प्रकृति प्रेमी समाज ने उन मूल्यों की स्थापना की जो आज भी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये वो नींव थी जिस पर आगे चलकर एक महान सभ्यता का विशाल भवन खड़ी-डिढ़ा हुआ। यहाँ सामाजिक संरचना लचीली थी, ज्ञान को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था और जीवन का हर पहलू धर्म और सामूहिकता से जुड़ा हुआ था। यही वो अद्भुत समन्वय था जिसने भारतीयता की पहली पहचान गढ़ी। इस काल ने हमें सिखाया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में कैसे रहा जाए, समाज में हर व्यक्ति का सम्मान कैसे किया जाए और ज्ञान की ज्योति को निरंतर प्रज्वलित कैसे रखा जाए। ऋग्वेद की रचाओं से लेकर गुरुकुल की परंपरा तक इस युग की हर एक विशेषता हमारी विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। यह सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें हमारे गौरवशाली मूल से जोड़ती है। उम्मीद है आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। ज्ञान का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगले एपिसोड में एक और रोचक विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।